सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है, दिल या दिमाग? दिमाग। ऐसा क्यों? दिल कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन फंसाता हमेशा दिल ही है। नहीं, दिल कहता है तुम कर लोगे, दिमाग कहता है नहीं, तुमसे नहीं हो पाया था। अच्छा, एनएलपी ट्रेनर बनने के बाद वो कौन सी आदत है जो सबसे पहले आपने बदली थी अपनी? मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हर लोग सोचते हैं। ऑलमोस्ट। कोई आता है और ये बोलता है कि मुझे तो एनएलपी के बारे में सब कुछ पता है। सब कुछ पता होना इस बात का प्रमाण है कि आप सीखने के लिए मैं तैयार नहीं। अब सारे ढक्कन बंद कर लिया। ढक्कन बंद कर दिया। सबसे बड़ा माइंडसेट स्कैम जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। मैम हमने तो किया था, हमें तो रिजल्ट नहीं आया। आप तमाम कोचेस के निशाने पे आ जाएंगी। वो भी गलत नहीं है। बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस विद्या के साथ कि लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। इमोशनली स्ट्रांग दिखना और इमोशनली स्ट्रांग होने में क्या फर्क है? यह हो सकता है कोने में जाकर रोता हो। साइंटिफिक रीजन है अब तक कि हम जो सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये पूरी इस पे तो बेस्ड एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। कोई भी चीज जो जाएगी वो लौट कर वैसी ही वेव के थ्रू आएगी। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, लोग कहते हैं यही हमारी आगे की पूरी किस्मत तय करता है। ऐसा कैसे होता है? अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूंगी, और सच में आज वो अपनी फैमिली को लीड कर रही है। वो एक केस स्टडी, उसी केस स्टडी को पकड़ के बात करते हैं। इसमें एनएलपी किसी तरह से मदद करती है क्या उनकी? बिल्कुल करती है सर। वो कैसे करती है? अच्छा, माइंड कितने तरह के होते हैं? माइंड 3 होते हैं। कौन कौन से? मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ यहाँ पे। आप लोगों की ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि एनएलपी ट्रेनर आते हैं और ट्रिक नहीं बताते। देखो आपको ट्रिक मिलने वाली है। हाँ, क्या हैप्पीनेस होती है। इन पिक्चर्स को ऐसे समेटना है और जस्ट फील दैट कि अब मेरी जरूरत नहीं है एंड यू जस्ट थ्रो इट। क्या ये सही है? हाँ, ये होता है सर। मुझे लगता है कि दर्शक आएंगे लौट करके, वो पूछेंगे आपसे ये सवाल। आप फिजिकल बॉडी तक कर रहे हो, मेरी कोई गारंटी नहीं। आप देखते होंगे लोग, बहुत से लोग अपने जिंदगी में फोबिया से ग्रसित होते होंगे। हटाने के लिए ना मुश्किल से 2 घंटे, अगर बहुत गहरा है तो। ये डर सिर्फ आपके ब्रेन का एक बिलीफ सिस्टम है। फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। खराब मेमोरीज है वो खत्म करवाती हूँ। लोग तो ये कहते हैं कि अपनी विधा का पैसा चाहिए हमें, उसके बाद हम अपनी कोचिंग देंगे। यूनिवर्स में ऐसा है जिसके पास फ्री विल की पावर है एंड दैट इज द ह्यूमन बॉडी। लेकिन समझते नहीं है लोग काम कैसे करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या सच में ऐसा कुछ होता है? कभी तो टाटा जी ने सोचा होगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है। कभी तो मैंने सोचा होगा कि पॉडकास्ट शुरू करूंगा। Yes. बेवजह भी लोग लड़ जाते हैं, आप देखेंगे, और अलग भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। ये मेरे सवाल हैं और ये सवाल इसलिए इस तरीके से है कि शायद इसका सही जवाब मिलता है आपसे। ये वो एग्जाम का रिपोर्ट है जिसको आपने प्रारब्ध से लेकर अब तक हुए जन्म में जो एग्जाम्स दिए हैं उसका रिजल्ट आया। क्या बात कहा आपने, बड़ी अच्छी लाइन कही कि ये हमारा वो प्रारब्ध का बना हुआ चार्ट है जिसका रिजल्ट मिलने वाला है। 3 बार बोलिए एंड बोलिए प्लीज गाइड मी। अच्छा, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। सारी अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास विराजमान हैं, वो अपने होने का एहसास कराएं। तो ये 3 दिन ही क्यों? 3 नंबर गुरु तत्व। हाँ, ये तो है। क्या कनेक्शन बिठाया आपने एनएलपी के साथ? आप कुछ इस तरह की चीजों को भी जानते हैं क्या, जैसे निम्रो हुआ या कोई ऐसी चीज? इसका रहस्य मैं बता देती हूँ आपको। मतलब मैंने सही पकड़ा है कि आपके साथ ऐसा कोई कनेक्शन है? तो खैर ये तो एक बहुत दूसरा विषय है, हम एनएलपी से दूसरी तरफ चले जाएंगे। चले गए। हाँ, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। पैसा अमीरों के पास होता है, पैसा सबने डाल रखा है, बताइए आप। ठीक है, पैसा तो अंबानी के पास ही आएगा। तो पैसे पेड़ पे उगते हैं। मतलब जो चाहिए उसको गाली मत दो। हाँ, मैंने कहा ना ये गिवर है और ये रिसीवर है। हाँ। ठीक है, आप दोनों हाथों को ऐसे खोल लें। लेकिन कब खोलें? जो सूर्य की ऊर्जा है या सूर्य है वो आपके इन हाथों से अंदर जा रहा है, रिसीव कर रही है। ये सारे प्रयोग हम दिमाग पे कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि किस्मत पे जो लिखा है वो तो आ ही जाएगा। ऐसा ही लगता है। अर्जुन ने अगर रथ बढ़ाकर उस कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध को जीता है, एक सकारात्मक ऊर्जा खड़ी थी। आपने तमाम मोटिवेशनल स्पीकरों से और फिलोसफरों से ये सुना होगा कि वर्तमान में रहेंगे तो जिंदगी बड़ी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि वर्तमान में रहते कैसे हैं? चलिए एक बात बताता हूँ, आप अपने आप को क्रॉस चेक करिए कि या तो हम सबसे ज़्यादा पीछे की चीज़ों को सोचते हैं, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरी ज़िंदगी इस वजह से ऐसी है, अगर मैं ऐसा कर लेता तो शायद आज ऐसा नहीं होता, वो कल वाला काम नहीं हुआ, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तमाम इस तरह के थॉट्स जो आपको आज परेशान कर रहे होते हैं।
थोड़े से लोग इससे एडवांस होते हैं, वो भविष्य के सपने बुन रहे होते हैं, तो वो भी परेशान होते हैं। वो इसलिए परेशान होते हैं कि वो उलझे हुए होते हैं। पीछे वाले तो रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, और जो भविष्य का सोचते हैं वो उलझे रहते हैं कि ऐसा कैसे होगा। लेकिन जो वर्तमान में होते हैं वो इतिहास रचते हैं। आज मैं इसी की बात करने वाला हूँ, क्योंकि आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, वो एनएलपी ट्रेनर हैं, यानी कि माइंडसेट ट्रेनर हैं। वो आपके दिमाग को डिकोड करती हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। और एक बात पहले बता दूं कि आज मैं पहले की तरह पॉडकास्ट नहीं शुरू करूंगा, बल्कि अपने गेस्ट के साथ रैपिड फायर करूंगा, और उस क्वेश्चन को आप भी सुनते हुए तुरंत अपने दिमाग में जवाब सोचिएगा। गेस्ट तो जवाब देंगे ही, आप भी सोचिएगा, ताकि पता तो चले कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारे साथ सताक्षी सिंह जी हैं, जो एनएलपी ट्रेनर हैं, माइंडसेट कोच हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आपका। थैंक यू सो मच कि आपने ये समय निकाला और आज हमारे साथ बैठी हैं। थैंक यू सो मच सर्वेश सर। और मैं वाकई यहाँ पर आपके साथ बैठकर जो ये पॉडकास्ट होने वाला है, जो बातचीत होने वाली है, उसकी जो एनर्जी है वो मुझे अभी फील हो रही है, क्योंकि जिस ऊर्जा से आपने शुरुआत करी है वो उसकी स्पीड बताने वाला है कि यहाँ पे अभी बहुत कुछ निकल कर आएगा। एंड रियली थैंकफुल टू हैविंग मी हियर। मज़ेदार बात क्या है ना कि मैं क्वेश्चन तैयार करके नहीं बैठता हूँ कभी। नहीं, आज आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछले आपके वीडियोस सुने थे ना, उसमें कुछ ट्रिक आपने बड़ी मज़ेदार बताई थी, और लोगों के कमेंट भी पढ़े तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो आज एक काम करते ना, मैं सीधे सवाल पे नहीं आता हूँ, कुछ रैपिड फायर करता हूँ मैं आपसे, ताकि ये पता चले कि जो आदमी का दिमाग है ना, वो सोचता कैसे, चीज़ों को मानता कैसे है। तो पहला सवाल हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है, दिल या दिमाग? दिमाग। ऐसा क्यों? दिल कभी झूठ नहीं बोलता, उसको सच पता होता है। लेकिन फंसाता हमेशा दिल ही है। नहीं, फंसाता हमेशा दिमाग है, डराता हमेशा दिमाग है, क्योंकि उसके पास पास्ट की चीज़ें पड़ी हुई हैं, पुराने बिलीफ सिस्टम उसने स्टोर किए हुए हैं। तो दिल कहता है तुम कर लोगे, दिमाग कहता है नहीं, तुमसे नहीं हो पाया था। ओह, ये बात है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंडिया में टॉक्सिक सोच क्या है, जो आम है, सबके पास होती है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सोच क्या है? हाँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा हर लोग सोचते हैं। ऑलमोस्ट। या तो वो बाहर शब्दों में बोल रहे होते हैं, हाँ। या तो उनके दिमाग में चल रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, एनएलपी ट्रेनर बनने के बाद वो कौन सी आदत है जो सबसे पहले आपने बदली थी अपनी? सबसे ज़्यादा रोना मुझे आता था, और मैंने सबसे ज़्यादा जो कमांड अपने आप पे किया वो यही किया कि मैं इंटरनली स्ट्रांग हो गई, यानी अब रोना नहीं आता है। अब आपने रोने की बात की, तो अक्सर लोग हर बात पे रो देते हैं, खासकर लड़कियों और महिलाओं को देखें तो वो अक्सर हर बात पे इमोशनल हो जाती है, रो देती हैं। तो जो रोने वाला माइंडसेट होता है ना, वो कैसा होता है, उसके पीछे क्या चल रहा होता है? उसमें माइंडसेट नहीं है सर्वेश जी, उसमें एनर्जी है। ओह। सैक्रल चक्र आपका डिस्टर्ब है, आपका हार्ट चक्र डिस्टर्ब है, तो आप इमोशनली बार बार किसी छोटी भी बात करेंगे ना तो आपको रोना आएगा। मुझे तो इस बात पे भी रोना आता था। आई एम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, मतलब Okay. उल्टी बात बोल रही हूँ। माई फादर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मैं उनसे भी अगर अपनी कोई बात कहती थी ना तो मेरा गला भर जाता था, जबकि वो बहुत अच्छे फादर हैं। ठीक है, तो इस लेवल का इमोशनल लेवल सिचुएशन थी मेरी। और ये एग्जैक्टली कहीं और से नहीं आ रहा था, ये चूँकि आपका अंदर की एनर्जी कहीं डिस्टर्ब थी, यानी सैक्रल चक्र जो इमोशंस का पार्ट है, हार्ट चक्र जो इमोशंस का पार्ट है, ये डिस्टर्ब था। इस वजह से मुझे हर एक जगह पर इमोशनल ब्लॉकेज आते थे। ओके। अच्छा, जब लोग आपके पास आते हैं ट्रेनिंग के लिए या कुछ सवाल लेकर के, और उसमें कोई आता है और ये बोलता है कि मुझे तो एनएलपी के बारे में सब कुछ पता है, तो ऐसे दिमाग कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या मैं तो आज भी सीख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपके ब्रेन की लैंग्वेज, ठीक है, ये कोई इंग्लिश के 26 वर्ड नहीं है, ना ही हिंदी के 52 वर्ड्स हैं जिनको आपने सीख लिया और आप अक्षर और फिर लेटर और फिर आपने कहानी लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है जिसको जितना आप पढ़ते जाओगे ना, उतनी गहराई में उतरते जाओगे, और आप जितना गहराई में उतरोगे उतना ही गहराई से आप इमोशंस को समझ पाओगे। और एज अ हीलर, एज अ कोच, मुझे ऐसा लगता है कि आप जितनी गहराई में समझ लेवल अपने पास रखोगे, उतनी गहराई से कितने भी गहरे आपके पास या आपके क्लाइंट के पास या आपके पास जो आया है उस चीज़ को ठीक करने के लिए, उसके पास से चीज़ों को आप हटा पाओगे, उसके पेन को हटा पाओगे। हाँ। अगर आप उसे महसूस नहीं कर रहे हो तो आप उसे हटाओगे कैसे? मतलब जो लोग पहले ये कह देते हैं मुझे सब कुछ पता है, वो अपने आप को ब्लॉक करके रखते हैं। हाँ, वो ब्लॉकेज है। सब कुछ पता होना इस बात का प्रमाण है कि आप सीखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मतलब सारे ढक्कन बंद कर लिया आपने। ढक्कन बंद कर दिया।
ठीक है? कुछ नहीं आने वाला। विश्वामित्र जी ने एक बात कही है कि शिक्षा में किया गया कोई भी कर्म पाप नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये विश्वामित्र जी ने कहा था कि अगर आपको शिक्षा प्राप्ति में कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो वो पाप नहीं है। तो जब मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो मुझे ये लगा था कि इसका कहने का मीनिंग क्या है, क्योंकि दुनिया हमेशा उल्टा समझती है। पाप नहीं है मतलब अगर तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कुछ भी उल्टा सीधा काम करो, ये कहने का मतलब नहीं था। ये जो आपने कहा ना ज्ञान को ब्लॉक करते हैं, तो उस जगह पर मैंने इसको कैसे समझा कि अगर आपको कुछ जानना है ना, कुछ सीखना है अपने जीवन में, नोन एक्नॉलेजमेंट करना है, तो आप कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से ओपन हो जाइए। ओके, तब आप सीख पाएंगे, क्योंकि आप ग्रहण कर पाएंगे। जब ग्रहण कर पाएंगे तो अब अंदर जाएगा और बदलाव आएगा। ठीक है, सबसे बड़ा माइंडसेट स्कैम जो आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं? सबसे बड़ा माइंडसेट स्कैम जो लोग आजकल फॉलो कर रहे हैं, ओके, मैनिफेस्टेशन। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार बोलेंगे वो हो जाएगा, ठीक है, या जिसको बार बार हम विजुअलाइज करेंगे वो हो जाएगा, फिर वो रिजल्ट आता नहीं है। फिर मेरे पास ही कई बार ये सवाल आता है, मैम हमने तो किया था, हमें तो रिजल्ट नहीं आया। आप तमाम कोचेस के निशाने पे आ जाएंगी। वो भी गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी अपनी थेरेपी में यही कर रहे हैं सर। वो भी आपके, देखिए, अगर आपने किसी कोच को भी सुना है, मैं किसी कोच पे नहीं कह रही हूँ, व्यक्ति क्या करता है, आधे अधूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है। ठीक है, किसी ने कहा आप मैनिफेस्ट करो, सोच कर करो, ठीक है, कुछ भी आपको चाहिए तो आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव चीज़ों को देखो का मतलब है कि जो भी नेगेटिव आपके पास है उसको हटाओ भी। बात तो सही है। ठीक है, तो लोग आधा नॉलेज लेके सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखना, सुनना और कहना शुरू कर देते हैं, पास की चीज़ों को हटाते नहीं हैं, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट नहीं होता और फिर गलत तरीके से उसे इंटरप्रिटेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है इस विद्या के साथ कि लोग इसे गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो शॉर्ट सवाल था वो ये कि इमोशनली स्ट्रांग दिखना और इमोशनली स्ट्रांग होने में क्या फ़र्क है? जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग होगा वो बहुत काम होगा। अच्छा जी। और जो दिखता होगा वो बहुत छोटी छोटी बातों पे फ्रस्ट्रेट होगा, या हो सकता है कोने में जाकर रोता होगा। अब आते हैं हम लोग सीधे अपने मेन कोर्स पे। ये तो स्टार्टर था ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम जाने वाले हैं। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है अब तक कि हम जो सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं? हाँ बिल्कुल सर, ये पूरी इस पे तो बेस्ड एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा। अच्छा। एंड दैट इज फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स का एक टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स वेव लेंथ पर बात करती है। बहुत थोड़ा सा हमें इंटर में पढ़ाया जाता है और ये बहुत बड़ी एजुकेशन सिस्टम की रॉन्ग बात मैं कहूँगी, नहीं तो आधी अक्ल साइंस हमें 12th में ही पता चल जाती है। जो हमारी वेवलेंथ है वो एग्जैक्टली ये बताया गया है क्वांटम फिजिक्स में कि बुमब्रेन एक थ्योरी है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं बुमब्रेन थ्योरी। हमारा पूरा जीवन इसी बेस्ड पर है। जो आपने कहा ना, जो सोचते हो वो वापस आता है, या जो सोचते हैं वही होता है। तो बुमब्रेन मतलब क्या होता है? बुमब्रेन मतलब, जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझना चाहें तो एक, हम सभी ने नदी में या आप गिलास में भी करना चाहें, बाल्टी में भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप एक ईंट डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो ईंट पानी के अंदर डिप होती है पूरी वेवलेंथ ऐसे से जाती है, ठीक है, और जैसे ही वो पानी में शांत होना शुरू होती है, ठीक है, नीचे सतही पर जाना शुरू करती है, वेवलेंथ वापस लौट करके उसकी तरफ देखते हैं ना, वो डुब 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 करती हुई नीचे जाती है। ऐसा होता है, यानी वो गई और फिर वापस आई। ठीक, तो यानी ये क्या बता रहा है कि बुमब्रेन थ्योरी के अनुसार कोई भी चीज़ जो जाएगी वो लौट कर वैसी ही वेव के थ्रू आएगी। ये तो पहला प्रमाण है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, छोटा बच्चा होता है, बॉल फेंकता है दीवार पर, लौट कर वापस आती है। ठीक, गलत डायरेक्शन में फेंका तो गलत डायरेक्शन में जाती है। ठीक, आपका जो ये बॉडी है ये भी एक एनर्जी है। ठीक, यहाँ पे जब भी आप कोई चीज़ थॉट क्रिएट करते हो, पहले तो एक थॉट ही क्रिएट होता है। ठीक है, जो थॉट होता है ना, वो थॉट एक इमेज बनाता है। कोई भी थॉट आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आता। जैसे अगर आपने अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी इस स्टूडियो को लेकर के, ठीक, तो आपके दिमाग में वो एक इमेज होगी।
ठीक है, कि मुझे ऐसा क्रिएट, और जैसे ही मैंने कहा ऐसा क्रिएट करना, वो सारे कलर्स, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गए होंगे। बिल्कुल। किसी का घर बनाने का सपना होगा तो उसके घर की सिचुएशंस कैसी होंगी, कैसे क्या चीज़ें होंगी, ये उसके दिमाग में फीड होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर लिखा हुआ आ रहा है या हाउस लिखा हुआ आ रहा है या प्लॉट आपका कहाँ पे है, वो जगह का नाम आ रहा है, यानी पिक्चर लेता है आपका ब्रेन, फ्रंटल लोब पे पिक्चर ले रहा है। ठीक है। अब वो पिक्चर जो क्या है, वो एक एनर्जी है। ठीक है, जो ये पिक्चर है, ब्रेन आपके 80 ट्रिलियन सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है, जो आपको ठंडा गर्म हवा पानी सबका एहसास का मैसेज दे रहा है। जो वो ब्रेन के अंदर वो पिक्चर है, वो क्या करता है, उस पिक्चर को जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर एक हैप्पीनेस आती है। हाँ। तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं डोपामाइन, और दूसरा हमारा जो हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जो हैप्पीनेस को क्रिएट कर रहा है, उसको स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे ही ये क्रिएट होता है वैसे ही यहाँ पर आपके अंदर एक वाइब्रेशन आपको फील होती है, झुंझुनाहट सी फील होती है। सब क्या है, एक वाइब्रेशन है। तो क्वांटम फिजिक्स से कहता है कि जैसे ये वेव स्टार्ट होती है सोचना, तो ये आपकी वाइब्रेशन के साथ आपके ऑरिक फील्ड में 7 लेयर्स ऑरिक फील्ड होती है हमारी, जो इस पूरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा में जाके टकराती है। ओके। बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवार टकराई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी डूब डूब करके नीचे गया उस पत्थर के साथ में, वैसे ही वो जो सोचा गया थॉट था, उसकी जो एनर्जी थी, वो वापस हमारी ही ऊर्जा में वापस आ जाती है। तो लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा ना कि मैं ऐसा ही सोचती थी और ऐसा ही मेरे जीवन में हो गया। हाँ, अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। कहते हैं। कई ये तो मैं समझ पा रहा हूँ कि अगर हम जैसे घर सोचते हैं तो बेडरूम आता है, ड्राइंग रूम आता है, किचन आता है, बालकनी आती है। तो ये बात तो सही कि सबसे पहले हम कल्पना ही करते हैं किसी विचार को लेकर के। एक सवाल और जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं लोग, और इसके बारे में बात होती है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, लोग कहते हैं यही हमारी आगे की पूरी किस्मत तय करता है। ये कैसे किस्मत तय करता है, कैसे ये इतना स्ट्रांग होता है? जो हम देखते हैं सुनते हैं, जो सामने होता है वो भ्रम होता है, लेकिन जो पीछे है वही रियलिटी है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, एक स्टोरी से बताऊंगी जी। ठीक है, मेरी एक क्लाइंट है। ठीक है, वो मेरे पास आई 1-2 साल पहले की बात है, लगभग 1.5 साल हो गया ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो जब वो मेरे पास आई थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे, मतलब उन्होंने सारी अपने चैलेंजेस बताए। उस चैलेंज बताने में उन्होंने मुझे एक लाइन बोली कि मैम, मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं एक बहुत जो है बहुत ऐसा इंसान होंगी जो अपनी फैमिली को लीड करेगी। ठीक है। तो अभी तो मेरी फैमिली में जो मेरी जो स्थिति है वो तो एक नौकर से भी बदतर है। अच्छा, अभी ऐसी है, लेकिन आगे मैं ऐसा करने वाला हूं। लेकिन मेरी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा उन्होंने बोला कि मुझे किसी पंडित ने बोला है कि आप अपनी फैमिली को लीड करेंगी। लेकिन ये बात कॉन्ट्रडिक्ट करती है कि मैं मेरी फैमिली में अभी सबसे ज़्यादा डाउन हूँ। ठीक है, मतलब मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मुझे हर कोई डोमिनेट करता है, मेरे ऊपर सब चढ़ते हैं, लाइक वैसा उन्होंने चैलेंज बताया। ठीक है, मैंने कहा ओके ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि आपका अपनी ज़िंदगी को लेकर नज़रिया क्या है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी को किस तरह से देखती हैं? कहते हैं मैम क्या देखना, अभी तो मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो रखी है, मेरे फादर ऐसे बोलते हैं, मेरी मदर ऐसे बोलती हैं। फिर उन्होंने सबकी कंप्लेन करनी शुरू करी, फिर उन्होंने अपनी सारी सिचुएशंस बतानी शुरू करी। फिर उन्होंने कहा कि मैम इसीलिए मैं बात ही नहीं करती क्योंकि मुझे पता है मैं जाऊँगी तो यही बात होगी। ये क्या है? ये उनका बिलीफ सिस्टम है। यस, जिसको लेकर के बैठी हैं वो, जिसको वो लेकर बैठी हैं। कहती हैं मैम मैं जब छोटी थी ना तो मेरे फादर मुझे बहुत डांटते थे। उसी टाइम से, जब मैं 12-15 साल की थी, उसी टाइम से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि अब मैं बात नहीं करूँगी, बस सब लोग जो कहते हैं बस वह कर लिया करूँगी। ठीक है, तो डोमिनेशन किसी ने आप पे किया नहीं है, आपने उसको अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजा कि मैं सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगी। यानी कि वो एक पूर्व धारणा बना करके बैठी थी 12-15 साल के, उसमें वो अब रिफ्लेक्ट कर रहा था। अब वो रिफ्लेक्ट कर रही, वही जो ऊर्जा आपने क्रिएट की वो वापस आपको आकर मिल रही थी। फिर उन्होंने NLP के थ्रू अपनी चैलेंजेस को हटाने के लिए अपने ब्रेन की वापस रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग करी, और सच में आज वो अपनी फैमिली को लीड कर रही हैं। चलिए इसी पे एक सवाल और लेता हूँ। जैसे वो एक केस स्टडी, उसी केस स्टडी को पकड़ के बात करते हैं। उनके साथ ऐसा था, चलो आप संयोग से मिल गई। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनको पता होता है कि यार ये ना मेरी गलती है, या ये मेरी गलत आदत है, वो उसको छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पाते हैं। इसमें NLP किसी तरह से मदद करती है क्या उनकी? बिल्कुल करती है सर। वो कैसे करती है? देखिए, आपका जो बॉडी है ना, मतलब आपका जो ब्रेन है एग्जैक्टली,
आप बहुत सारी चीज़ें ना अपने आप को बोलते हो छोड़ने के लिए या करने के लिए, अपने लॉजिकल माइंड को बोलते हो, अवेयरनेस में बोलते हो। अवेयरनेस इन द सेंस जागृत अवस्था में आप बोल रहे हैं, ठीक। जब आप जागृत अवस्था में बोल रहे हैं पर उसको फील नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहा है, वो आपके लॉजिकल माइंड तक ही सीमित रह जा रहा है। अच्छा, माइंड कितने तरह के होते हैं? माइंड 3 हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो लॉजिकल माइंड, हाँ। जिसको हम ऐसे डिकोड करते हैं कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है आपका, ठीक है। जो कि एक लॉजिकल है और एक क्रिएटिव है। ठीक है। आपकी पर्सनालिटी भी वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड है। ठीक है। ठीक है। एक और ब्रेन है, 4th श्रेणी में आता है। हाँ। और स्पिरिचुअलिटी में इसको माना जाता है, एंड दैट इज सुपर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, ठीक है। ये आपके हायर के साथ में वो जो आपके साधना के बाद आता है, जब आप इससे परे चले जाते हैं तब आता है। ठीक है। अब आप अपने सवाल को पूरा हाँ, करें। तो आपने किसी चीज़ को सोचा कि अब हमें इसे छोड़ना है, लेकिन आपने ये चीज़ सिर्फ अपने लॉजिकल ब्रेन को बताई है, ठीक है। और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी इमोशनल बॉडी को ये बात नहीं बताई है, ठीक है। आपकी फिजिकल बॉडी को ये बात पता है कि मुझे ये छोड़ना है, ये मेरी गलत आदत है, लेकिन एक बॉडी आपके अंदर होती है जिसको बोलते हैं इमोशनल बॉडी, ठीक है। अगर उसे आपने वो बात नहीं बताई, ठीक है, तो फिर आप उस काम को कभी नहीं कर पाओगे। उसको बताने का तरीका क्या होता है? उसको बताने का तरीका यही है कि पहले ये देखना शुरू कीजिए कि आपके इमोशनल बॉडी के अंदर उस चीज़ को लेकर क्या बिलीफ सिस्टम है। अच्छा, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक बहुत बड़ा चैलेंज है और समाज में बहुत बुरा भी है, ये एडिक्शन की श्रेणी में भी आता है, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है। लोग अक्सर मतलब 50% लोग सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनकी बॉडी उन्हें से छोड़ने नहीं देना चाहती है, ठीक है, ठीक है। अब आपके लॉजिकल माइंड को आप बार बार बोल रहे हो कि ये गलत है और मैं इससे छोड़ना चाहता हूँ, पर आपकी जो इमोशनल बॉडी है, जो हार्मोन से बैलेंस हो रही है, उसको पता है कि मेरा डोपामाइन तो बार बार इसी से निकल रहा है, मुझे हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन यहीं से मिल रहा है, ठीक है। उसको तो आपने बताया नहीं कि नहीं ये रॉन्ग है और मुझे अब ये नहीं चाहिए। उसको बताना कैसे है? ठीक, सवाल यही है। सवाल ये है कि इसको बताना कैसे है। तो आप अपने अंदर अपने आप से अपनी उन बिलीफ सिस्टम्स को जो उसके साथ हैप्पीनेस जुड़ चुकी है, पहले उसको हटाना शुरू करें। हटाएंगे कैसे? मैं एक छोटी सी रेमेडी बताती हूँ यहाँ पे। जो लोग भी यहाँ रिलीज करना चाहें, इसको रिलीज भी कर सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिसेस के साथ। आप लोगों की ये शिकायत खत्म हो जाएगी कि एनएलपी ट्रेनर आते हैं और ट्रिक नहीं बताते। देखो, आपको ट्रिक मिलने वाली है। आप अपने साथ बैठिए, आप अपनी आईज क्लोज कीजिए और अपनी उन इमेजेस को देखिए जहाँ आप ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप सोचोगे ना ड्रिंक, तो आपके हाँ क्या हैप्पीनेस होती है, क्योंकि जिनका जो एडिक्शन होता है ना, वो उनकी हैप्पीनेस का कारण होता है। हाँ। तो वो सामने आपको तुरंत आपको दिखाई देगा कि आप एडिक्ट हो रहे हो या आप ड्रिंक कर रहे हो या आप उसके साथ कैसे एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। जैसे ही वो आ रही है, या तो वो आपके लेफ्ट आएगी या तो राइट आएगी, ठीक है। वैसे एडिक्शन का, ड्रिंक का एडिक्शन का जो पिक्चर है वो ज़्यादातर राइट में आता है। अच्छा, मैस्कुलाइन प्रोवोकिंग एनर्जी होती है, तो फिर वो राइट में आता है। और बहुत रेयर होगा कि 10% लोगों को वो लेफ्ट में आ सकता है, ओके, ठीक है, अगर वो इमोशनली कनेक्टेड है तो। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जो इमेजेस आपको दिख रही है, आपने कई बार अपने पेजेस पे कुछ गलत लिखा होगा, उसको फाड़ा होगा और उसको क्रंच किया होगा और क्रंच करके उठा के फेंक दिया होगा। आप अपनी ज़िंदगी से भी इन्हीं चीज़ों को उठाकर, आपके एडिक्शन को उठाकर फेंक देना चाहते हैं, अपनी बुरी आदतों को उठाकर फेंक देना चाहते हैं। जस्ट सिट, थिंक अबाउट योर एडिक्शन, थिंक अबाउट योर रॉन्ग हैबिट्स, और आप देखिए कि वो इमेजेस किधर है। अगर वो मान लीजिए राइट में है, आप देखिए कि, और आपको इससे फिजिकली अपना दोनों हाथ उठाना है, इन पिक्चर्स को ऐसे समेटना है और जस्ट फील दैट कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, एंड यू जस्ट थ्रो इट। तो यहाँ से आप दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो अपने ब्रेन के अंदर एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अनकॉन्शियसली, एक कमांड दे रहे हैं अपने ब्रेन को कि आई डोंट वॉन्ट, ठीक। तो इमोशनल बॉडी के 80 ट्रिलियन सेल्स को एक मैसेज पहुंच गया कि अब इस इंसान को ये नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। दूसरा, आपने अपने ऑरिक फील्ड से उस नेगेटिव एनर्जी को दूर फेंक दिया, ठीक। अब ये जगह तो खाली हो गई, खाली हो गई तो यहाँ कुछ भी आ सकता है। देन यू थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप एक टेबल पर बैठे हो और आपके सामने सारे हेल्दी फूड्स हैं और आप उसे इनटेक कर रहे हो। और मैं ये यकीन से कह रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस चीज़ को, अगर आपने इस प्रक्रिया को 4 से 5 दिन लगातार किया तो आपके माउथ में एक मेल्टिंग स्वाद आएगा आपकी उन चीज़ों का जो आप इमेज करके खा रहे हो। क्या ये सही है? हाँ, ये होता है सर।
मुझे लगता है कि दर्शक आएंगे लौट करके, वो पूछेंगे आपसे ये सवाल। बिल्कुल, अगर किसी ने, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने मजाक किया केवल कि अरे करके देखते हैं, हाँ, आप उस intensity मायने इमोशनल रखती है। लेवल पर उतरो। वो इंटेंसिटी क्रिएट करनी आप फिजिकल बॉडी तक कर रहे हो, मेरी कोई गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन आप उस लेवल पर जाओ, सीरियस लेवल पर जाओ, और आप अंदर तक जाकर फिर उस चीज़ को फील करो अगले 5 डेज तक। आप 6th डे पे जब ये करोगे, आप जिस भी हेल्दी फूड को खा रहे होगे, आप कुकुम्बर खा रहे हो, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, ठीक है, आपके माउथ में वो मेल्टिंग स्वाद वो आएगा। होगा। होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी ऐसी डिश के बारे में सोचते हैं तो उसका स्वाद महसूस होने लगता है कि अरे हाँ, वो क्योंकि वो आपने पहले एक्सपीरियंस किया। हाँ, क्योंकि जैसे किसी ने गोलगप्पा खा लिया या गोलगप्पे के बारे में सोचा है, साउथ इंडियन फूड के बारे में सोचा, तो उसको महसूस, मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ कि हम लोग इस तरह की चीज़ों को करते हैं, इस तरह की, जैसे आपके साथ बैठा हूँ, किसी और ने कुछ बताया तो कभी हम खा लिए तो हम सोचते हैं यार चलो इसको करके देखते हैं इस प्रयोग को, तो कई बार वो चीज़ें होती हैं। एक सवाल मेरा ये है ना कि, और ये मेरा नहीं बल्कि तमाम दर्शकों का है कि आप देखते होंगे लोग, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में फोबिया से ग्रसित होते होंगे। किसी को हाई एल्टीट्यूड से है, किसी को अंधेरे से है, किसी को भीड़ से है, और कहते हैं कि वो अपने इन चीज़ों को जानते भी हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन ये इनसिक्योरिटी जो है इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, क्या इसको कर सकते हैं? देखिए, NLP के थ्रू किसी भी फोबिया को हटाने के लिए ना मुश्किल से 2 घंटे, अगर बहुत गहरा है तो, और मात्र 2 मुश्किल से घंटे? आधा घंटा बहुत है अच्छा, जी। लेकिन आप सामने प्रेजेंट होनी चाहिए और उस लेवल की कमांडिंग होनी चाहिए। तो क्या इसमें कुछ रेकी या हीलिंग जैसा काम भी करते हैं क्या आप लोग? हाँ, करती है, पर ये डर सिर्फ आपके ब्रेन का एक बिलीफ सिस्टम है, हाँ, ठीक है। जब आप NLP के थ्रू इसको कमांड करते हैं तो आप इसको बहुत ही ईजिली रिमूव कर पाते हैं। कैसे कर पाते हैं? एग्जैक्टली होता क्या है कि आपने कभी किसी भी टाइम पे उसको एक्सपीरियंस किया होता है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुरानी बर्थ की भी यादें हमारे पास रह जाती हैं, हाँ। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करूँगी। अगर पास्ट बर्थ में जैसे कुछ लोगों को पानी से, ऊंचाई से, लिफ्ट से, ठीक है, इस तरह के फोबियाज होते हैं, ठीक है, तो पास्ट किसी बर्थ में अगर आपने कुछ डेथ एक्सपीरियंस इस तरह से किए हैं, अच्छा। जैसे पानी में डूबकर, ठीक है, आग में जलकर, ठीक, या लिफ्ट के गिर जाने से, या ऊंचाई के गिरने से, ठीक है, तो वो, क्योंकि ये चीज़ आपके किसी इस बर्थ के एक्सपीरियंस से नहीं आती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में अननोइंगली पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। तो जैसे ही आप उसको एक्सपीरियंस करने जाते हैं, आपके अंदर नोशिया जैसी फीलिंग आने लगती है, आपको घबराहट होने लगी, आपको लगेगा जल्दी से ये खुले और मैं बाहर जाऊं या मैं रुक जाऊं। आप ऐसे लोग ना पूरी बॉडी शिवर भी करने लगती है कई बार। तो क्या करना है, ये मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं कोई रेमेडी बताऊंगी और तुरंत ये हट जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। इसके लिए जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर की आवश्यकता होती है। तो फोबिया हटाने के लिए हाँ, ये है कि उसके डर को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप फील कीजिए कि आप जा रहे हैं उस जगह पर। किसी भी चीज़ को हटाना है इमोशनल बॉडी से और नई चीज़ को लाना है, तो आप उसको फील कीजिए। उसको हटाने के लिए देखिए कि उसके सारे कलर ब्लश हो गए, ओके, ठीक है, मतलब आपको कुछ दिख नहीं रहा है, अच्छा, ठीक है। कई बार सेल्फ कमांडिंग हो नहीं पाती है, टू भी, मतलब मैं आपको ऐसे बता रही हूँ क्योंकि नॉलेज तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, मतलब एक कोई ऐसा चाहिए होगा जो क्रिया करवा पाए सामने रह करके, वो उसको मॉनिटर कर पाए, उसके एक्सप्रेशन को मॉनिटर कर पाए, उसके बॉडी में जो हरकतें हो रही हैं उसको मॉनिटर कर पाए। और ये आप करती हैं? ये मैं करती हूँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ। मैं सर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में। ओके। ये उन लोगों के लिए है जो नीडी हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते ओके, थेरेपीज को, ठीक है, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में एटलीस्ट इतने हील हो जाएं कि वो डिसीजन ले सकें और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें, एक जगह पे स्टक ना रहें। आप सोशल वर्क करती हैं एक तरीके से, वरना लोग तो ये कहते हैं कि अपनी विधा का पैसा चाहिए हमें, उसके बाद हम अपनी कोचिंग देंगे। ये भी मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैं खुद एक सीवियर डिप्रेशन से निकली हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं एक कंपनी में जॉब कर रही थी एज अ सीनियर काउंसलर। ओके। उनके जो कोर्सेज होते थे वो लाख में होते थे, ठीक है। हर इंसान उतना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जब एज अ काउंसलर जब मैं उन लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी तो मुझे कई बार खुद में बहुत बंधा हुआ फील होता था कि मैं जानती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, फिर भी मैंने बता नहीं सकती क्योंकि मैं रूल में बंधी हुई हूँ। अच्छा, मतलब किसी के लिए आप सर्विस देती थी और वहाँ ये था कि आप फ्री में नहीं बता सकती किसी को। ओके, ठीक है। और यही कारण था कि मैंने वो जॉब छोड़ दी।
अभी जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो आपसे ये भी पूछेंगे तो लगे हाथ बता दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि जो लोग आपसे सुबह जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको जुड़ना है तो आप इसी वीडियो के नीचे ना मेरा एक नंबर मैं आपको दूंगी, अच्छा। वो आप डाल दीजिएगा, आप उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए आई वॉन्ट ज्वाइन फ्री मेडिटेशन। ओके। ठीक है, या मैं वो लिंक भी आपको दे दूंगी जो मेडिटेशन ग्रुप का है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो सीधा लिंक पे क्लिक करके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मेडिटेशन की लिंक भेजी जाती है। मेरी भी कोशिश यही होती है, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, तो कई बार लोग आके कमेंट में कहते हैं कि ये तो पेड पॉडकास्ट लग रहा है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता। और मुझे पता है कि वो सारी स्किल जिससे दुनिया में किसी का कुछ भला हो सकता है ना, उसको पब्लिक फोरम पे रखना चाहिए। तो इसीलिए जैसे आपने कहा ना कि आप ये जिसका आप चार्ज भी करती हैं जब कहीं जाती हैं, और अगर फ्री में किसी के लिए कर रही हैं और वो करना चाहता, तो मुझे लगता है उससे जुड़ना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि मेडिटेशन से, जो मैं मेडिटेशन मॉर्निंग और इवनिंग कराती हूँ, उससे आप प्रेजेंट करंट एनर्जी जो आपकी है, प्रेजेंट मूवमेंट जो है, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे हैं। अच्छा। एंजाइटी में लोग इस तरह से भी होता है, भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, सब सिचुएशन होती है, वो आपका खत्म हो जाता है। अच्छा। लेकिन जो आपकी पास्ट की चीज़ें हैं, जो आप पास्ट की इमेजेस हैं, पास्ट के जो पैटर्न्स हैं, आपको बेटर जिंदगी के उसको हटाने के लिए मेरी थेरेपी तक आना पड़ता है। ओके। नहीं ठीक है, जो लोग आपके पास जाएंगे और उनको लगता है कि उस मेडिटेशन से फ़ायदा होता है, तो फिर तो वो तो आदमी जुड़ ही जाता हाँ, है। definitely। और मेरा ये मानना है कि हालात को बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। सर मैं ये कहती हूँ, थोड़ा सा ये हार्श लगेगा सुनने में, पर इट इज़ ट्रू। देखिए, आपकी ज़िंदगी का चैलेंज आपकी चॉइस है। ठीक है, सहमत हूँ मैं। ठीक। आप अपनी ज़िंदगी में चैलेंज के साथ खड़े हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं लेके जा पा रहे हैं। इसमें किसी तीसरे इंसान की कोई गलती नहीं है, किसी तीसरे इंसान का दबाव नहीं है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि ईश्वर ने भी एक सिंगल प्राणी यहाँ इस पूरे यूनिवर्स में ऐसा है जिसके पास फ्री विल की पावर है, एंड दैट इज़ द ह्यूमन बॉडी। लेकिन समझते नहीं है लोग एक्शन नहीं लेते हैं। एक्शन लेते हैं। इसमें मेरा एक सवाल है, लेकिन उससे पहले हम सवालों पे बढ़ें। और मुझे ये बताइए, एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ समानताएं होती हैं क्या, और ये काम कैसे करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता है, डेफिनेटली होता है सर, क्यों नहीं होता। कभी तो टाटा जी ने सोचा होगा कि मुझे इस तरीके से काम करना है। कभी तो मैंने सोचा होगा कि पॉडकास्ट शुरू करूंगा। यस, कभी तो मैंने सोचा होगा कि मैं इस तरीके से या इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना चाहूँगी, मेरी ही लाइफ का एक रिव्यू आपको देना चाहूँगी। हाँ। आई एम नॉट वेरी गुड स्टूडेंट इन इनिशियल स्टेज। ओके। जब मैंने स्टडी शुरू की थी, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी और मैं बचपन से रहती थी, मतलब 2-3-4 साल की एज से ही मैं बीमार रहना शुरू हो चुकी थी। तो ऑब्वियसली बात है, जो बॉडी बहुत बीमार रह रही है उसको स्टडी में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मेरी माँ चूँकि वेल एजुकेटेड रही हैं, ठीक है, और उनको एजुकेशन की महत्ता पता है, तो उनका सबसे बड़ा टेंशन यही था कि ये कैसे करेगी अपनी लाइफ में। इतनी बीमार भी रहती है और स्टडी में भी अच्छी नहीं है, तो ये कैसे करेगी। ठीक है, तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन जब 4-5 साल बीते और जब मुझे उनका टेंशन समझ में आया, तो मैं उनसे, जैसे होता है ना, माँ से इंसान, बच्चे अपने मजाक में या चीज़ों में बोलते ही हैं बहुत सारी बातें। तो जब मैं 6th 7th या 8th में रही होंगी, तो मैं उनसे, जब भी वो परेशान होती थी तो मैं उनसे बोलती थी, परेशान मत हो, ठीक है, आपने बहुत सोच कर मेरा नाम रखा है शताक्षी, ठीक है, और मेरे नाम को लेकर भी बहुत, जैसे बहुत अप्रिशिएशन मिलता था मेरे को। तो मैंने कहा, बहुत सोच के आपने मेरा नाम रखा है शताक्षी, और मैं सिर्फ दुनिया के जो नॉर्मल रूल्स हैं, खा पी कर, उठ कर, बैठ कर, बाकी चीज़ें कर कर यहाँ से नहीं जाऊँगी। एटलीस्ट लाख लोग ऐसे होंगे जो शताक्षी का नाम जानते होंगे। क्या बात है। ठीक है, ये मैं उनसे मतलब हंसी मजाक में करती थी, उनको चिढ़ाती थी ये, और उस समय मेरे इमोशंस बहुत अच्छे होते थे। बहुत छोटी रही होंगी आप? 7th 8th, मतलब 10 साल 11 10 साल की एज रही होगी। और मैं ये हमेशा बोलती थी, और मुझे ये एक था मन में कि मैं मुझे स्टेज पर बोलना बहुत पसंद था। तो मैं हमेशा एक विज़न मेरे दिमाग में चलता था कि मैं एक स्टेज पे हूँ और मैं बोल रही हूँ और लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। ओके। ठीक है, तो वो पहला कब मैनिफेस्ट हुआ, जब मैं इंटर में आई, तो वहाँ से मेरी स्पीकर की एक तरीके से ज़िंदगी मेरी शुरू हुई, काफ़ी डिबेट्स वगैरह में। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई, तो मैं अपने पूरे कॉलेज की बेस्ट एंकर रही। अच्छा। मतलब एंकरिंग की, वो
नॉर्मल ऑफिशियल उसमें, मतलब जो आपने सोचा था उसका रास्ता मिलता उसका गया। धीरे धीरे सीढ़ी बनने लगी थी। हाँ, वो धागे जुड़ते चले धागे गए। जुड़ते चले गए। फिर खैर बहुत सारी चीज़ों के साथ वो ख़त्म हो गया और ईश्वर ने एक ऐसी रास्ता दिखाया कि अब बोलना ही मेरा काम है। हाँ, लॉ और प्रोटेक्शन काम तो करता है। लोगों की तरफ से जो मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है, मैं टचवुड गॉड को इसके लिए थैंक यू बोलती हूँ। दे सेड कि मैम आप जब बोलते हो तो मेरे आधे इमोशंस वहीं हील हो जाते हैं। होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जब मेरे शो में और भी कुछ गेस्ट बैठते हैं ना, तो अच्छा क्या होता है ना, जब आप दिल खोल के बात करते हो और बिना कुछ छिपाए हुए, जैसे आपने बोला कि मैं सुबह मेडिटेशन फ्री में करवाती हूँ, आप चाहे तो ये भी बोल सकते थे कि आप आइए और इस नंबर पे कॉल करिए, या लोग पॉडकास्ट के बाद अमूमन कॉल करते ही हैं। तो जो लोग बड़े प्योर तरीके से अपनी बातों को खुल के रखते हैं ना, उनके साथ ये सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जीवन में। चलिए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि क्या है ना कि मुझे इस पॉडकास्ट में मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो मैं जानता हूँ, जैसे लॉ प्रोटेक्शन मैं जानता था और मैं खुद भी कई बार इसको यूज़ किया है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता था दर्शकों के लिए कि ईजी तरीके से हम उनको समझा सकें, जो आपने अभी बताया। कई बार देखते हैं कि कुछ लोग ना बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और बात बात पे इमोशनल हो जाते हैं। तो क्या उनकी प्रोग्रामिंग इस तरह की से होती है, या बचपन की कुछ ऐसी चीज़ें यादें होती हैं, या कुछ ऐसे डरावनी चीज़ें होती हैं जो हर बार उनको ट्रिगर करती रहती हैं? यस। देखिए, जब जो बच्चा, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपके पास 3 साल की यादें नहीं होंगी, आई थिंक। नहीं। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कुछ छोटी मोटी होंगी, पर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी याद रहती हैं। 5 साल की भी नहीं रहती हैं। हाँ, ये है कि 6-7 साल की एज से हमें बहुत कुछ याद रहना शुरू होता है, मतलब बचपन का वो समय हमें याद रहता है। बचपन में आप कैसे, आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, आप कैसे एनवायरनमेंट में पाले गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके पूरे जीवन को बनाने के लिए। ओके। ठीक है। अगर आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा डराया गया, बहुत किसी भी चीज़ से आप डरे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे आप पूरी ज़िंदगी आप एक अंडर कॉन्फिडेंट ज़िंदगी जिएंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास कभी भी बहुत चढ़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है। अगर आपके बचपन में आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि आपको किसी ने बहुत गलत तरीके से बोला है, गलत शब्दों के साथ कोड किया है, तो अनवर्दीनेस का सवाल आप 80 साल के भी होंगे तो भी आपके अंदर होगा। आप मतलब हमें, अगर आपके बचपन में ये चीज़ हुई है कि आपको लोगों ने गलत गलत शब्दों के साथ डिकोड किया आपकी पर्सनालिटी को, तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ शब्द लोग बोल देते हैं, तुम तो बहुत शैतान हो, ठीक। लोग उसे जनरल वे में लेते हैं, पर ये जनरल नहीं है। आपकी ज़िंदगी कोई जनरल नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़िंदगी का हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। आप उस सेकंड में क्या बोल रहे हैं वो भी आपके लिए ज़िंदगी क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जबकि सबसे बड़ी भूल आदमी यही करता है, कुछ भी बोल देता है, किसी को बोल देता है। राइट। और वो बच्चे, अच्छा मैंने भी 2 तरह के बच्चे देखे हैं, एक तो बड़े बोल्ड होते हैं, एक बड़े दब्बू होते हैं। हाँ, तो जो दब्बू होंगे तो आप उनके बचपन में जाएंगे ना, बच्चे ही नहीं बड़ों को भी देखिए सर। अगर आप देखिए, आप 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, कुछ उसमें से होते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, पूरी सभा के लिए एक तरीके से जान होते हैं, ठीक, और कुछ होता है जो शांति से चुपचाप बैठ करके आपको सुनता है। ऐसा नहीं उसके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको शांति से सुन रहा होगा। आप उसके बचपन में जाएंगे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन में हुई है। हाँ, ठीक है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करने दिया गया होगा, बहुत सारी चीज़ों को जीना चाहता रहा होगा फिर भी नहीं जी पाया होगा। वो इंसान जब बाहर आएगा ना, तो उसकी जो अपनी खुद की पर्सनालिटी वो ओपन पर्सनालिटी नहीं होगी। फिर वो डर ना बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करेगा, आपके रिलेशनशिप को भी ख़राब करता है। ये समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। सॉरी, ये समझने की ज़रूरत है, मुझे हाँ, ये लगता समझने है। की जब बच्चा ग्रो कर रहा हो ना, तभी ये मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। और अच्छी बात क्या है ना कि आप ये जो बोल रही हैं ना, बहुत से लोग जो इसको सुन रहे होंगे वो अपने आप पे जान पाएंगे कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ हुआ, तो आज तक ये बात दिमाग में स्टक करी पड़ी है या अटकी पड़ी है, जिसकी वजह से पर्सनालिटी निखर के नहीं आ पाई। तो ये सही है। और लेकिन अगर ऐसा किसी के साथ है तो उसको भी NLP से दूर किया जा सकता है। हाँ, NLP से ठीक होता है। जैसे मैं ऐसे यहाँ पे कोट कर रही हूँ, जैसे मेरे पास रिलेशनशिप के केसेस आते हैं, ठीक है, तो जनरली लोग रिलेशनशिप के केसेस में क्या करते हैं, प्रेजेंट खराब है तो प्रेजेंट में ही हीलिंग, प्रेजेंट में ही उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि उसकी रूट कॉज बचपन है। ओके, ठीक है, तो जैसे ही मैं बचपन की मेमोरी डिलीट करवाती हूँ, जो ख़राब मेमोरीज हैं वो ख़त्म करवाती हूँ, मेरे पास रिव्यू क्या आता है, मैम मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। अरे गजब। ठीक है, मेरी एक
क्लाइंट हैं जो नोएडा से ही हैं, हाँ। ठीक है। उनके हस्बैंड बहुत, उनका रिलेशनशिप, हस्बैंड या वाइफ नहीं, उनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था, ठीक है। एंड बहुत इंटेलिजेंट हैं वो, बट इसके बावजूद बहुत टॉक्सिसिटी थी, और हस्बैंड एक मेजर इश्यूज से गुजर रहे थे हेल्थ वाइज। उन्होंने NLP की तो अपने हस्बैंड के लिए थी, अच्छा। कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूव किया जा सके या उनकी चीज़ों, लेकिन जब उन्होंने करना शुरू किया और मैंने उन पर काम किया, तो उनके हस्बैंड का बिहेवियर सडन धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। अच्छा। ठीक है, वो उनकी जॉब उन्होंने छुड़वा दी, एक टॉक्सिक रिलेशन कहते हैं, एक टॉक्सिक तरीके से। आज वो जो है अपने घर में रूल्ड करती हैं। अच्छा। ठीक है, आज वो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं वो, अपने मतलब अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करती हैं। सारी इश्यूज़ के बाद वो और उनके हस्बैंड यहाँ से मूव ऑन कर रहे थे वापस अपने घर की तरफ, लेकिन वो उस NLP के कारण आज अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती हैं, अर्न करती हैं। अच्छा। और बच्चों को यहीं रख कर पढ़ा रही हैं। इवन हस्बैंड की जो हेल्थ रिपोर्ट थी उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। ठीक है, तो मतलब अच्छा होता भी है, मैं समझ पा रहा हूँ कि एक छोटा सा परिवर्तन जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आप रिलेशनशिप की बात कर रही थी, आप देखेंगे कि कुछ लोग आपके पास आते होंगे कि वो लोग अपने रिलेशनशिप में ना जो चीज़ उनकी लाइफ को हेल्प कर रही होती होगी, उसी गलती को वो लोग बार बार रिपीट करते होंगे, जबकि वो जानते होंगे कि इसी की वजह से हमारी रिलेशनशिप बर्बाद हो रही है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके ब्रेन के अंदर एक थॉट आया, उसने एक एनर्जी बनाई, उस एनर्जी ने एक एक्शन बनाया, यही होता है। यही होता है, यही होता है। हाँ। आपके ब्रेन के पास्ट में कुछ एक थॉट था, कुछ एक इवेंट था, उस इवेंट ने एक एनर्जी बनाई, एक इमोशंस बनाई, और आपके बॉडी के अंदर घर बना लिया। अब उसने घर बना लिया तो उसके घर के अंदर जो कुछ होगा वो आपकी बॉडी को बार बार देगा। हाँ, देगा। ठीक है, अब उसके अंदर गलत बिलीफ सिस्टम्स है, गलत तरीके की एनर्जी है, तो जब आप सेम तरह के इमोशंस में आएंगे, आपके 80 ट्रिलियन सेल्स बताएंगे नाउ डन डू दिस। तो सेम तरह का चैलेंज, वो जो मैंने बूम ब्रेन थ्योरी बताई थी ना, उसके कारण वो सेम फ्रिक्वेंसी की चीज़ें बार बार आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। Okay. तो रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये है कि आपको उसी पास्ट में जाकर उसी चीज़ को हटाना पड़ेगा जिसके कारण आज आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने रिलेशनशिप में वो चैलेंज फेस कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आपके मन में एक थॉट आ रहा है कि आप दोनों के बीच में एक क्लैशेस ये आ रहा है कि आप एक दूसरे को, एक इंसान बहुत एक्सप्रेसिव है और एक इंसान के अंदर लिसनिंग पावर ही नहीं है। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी आता है कहीं ना कहीं कि एक लिसनर नहीं है और एक एक्सप्रेसिव है। ठीक है, एक लिसनर हो और एक एक्सप्रेसिव हो तो काम चल जाएगा। ठीक, या एक इंसान को बहुत डाउट आ रहे हैं और दूसरा इंसान बहुत डर रहा है। बिल्कुल सही। तो जो डर है, जो डाउट है, जो एक्सप्रेसिव या आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सब कुछ का रूट कॉज टीनेज और बचपन से आता है। ओके। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और भी होती है, जो आपने कहा ना, कई बार लोग खूब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको पता भी होता है, लेकिन उसमें उनको मज़ा आता है। मतलब बेवजह भी लोग लड़ जाते हैं, आप देखेंगे, और अलग भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, वो रहेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे। तो क्या कभी कभी टॉक्सिक होना रिलेशनशिप में, इसकी आदत भी पड़ जाती है क्या लोगों को, या मज़ा भी आता है क्या इसमें? यस, आपका डोपामाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे हैप्पी होता है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, आपके डोपामाइन को अगर एक से दो बार ये चीज़ें पता चल गई कि आप इस लड़ाई को एंजॉय कर रहे हो, तो जब आप लड़ोगे तब वो रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा तब आपको मज़ा आएगा, हैप्पीनेस फील, मतलब एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आएगी। ठीक है, तो वो रॉन्ग चीज़ का पैटर्न आपके दिमाग में चला गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रिंक करना आपको मज़ा देने लगता है। मतलब जो लोग लड़ते हैं घर में, उनको एक बार सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई में मजा आ रहा है इसलिए आप लोग लड़ रहे हो, लेकिन वो गलत चीज़ें भी जनरेट कर रहा है। नहीं, कई लोगों को मैंने देखा है, आप कहीं किसी मोहल्ले में भी पा जाएंगे ऐसा कि कोई एक है जो इस तरह से करता है, उसको मजा आता है, फिर जो कर लेता है उसके बाद जाकर के लोगों से बैठ के बात करता है कि यार ऐसे किया वैसे किया। तो लेकिन अब ये कि अगर इसको सुधारना चाहे तो इसको भी सुधार सकता है। हाँ, बिल्कुल सुधार सकते हैं सर। देखिए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। अगर ब्रह्मांड में यहाँ कोई भी चीज़ है तो उसका दूसरा विकल्प ज़रूर है। अगर ये चीज़ आपके अंदर है, कुछ भी बाहर ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती, आपके अंदर ही सब कुछ ठीक करने की दवा मौजूद है। आप थोड़ी देर पहले कह रही थी ना कि कुछ स्पिरिचुअल एग्जाम्पल दे करके बात करेंगी आप, जैसा आप कह रही थी अभी, हम लोग जब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, और अक्सर मैंने देखा कि आप अपने NLP को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ करके काम भी करती हैं। तो
ये कहना कि हर आदमी का एक स्पिरिचुअल पर्पज होता है जीवन में, ये सही है या एक इल्यूजन है? क्योंकि आजकल आप देखेंगे हर किसी को ये कहते हुए सुनेंगे कि हर आदमी का अपना एक स्पिरिचुअल पर्पज लाइफ में उसको ढूंढना चाहिए। नहीं सर, अगर आप इस धरती पर आए हैं तो बेवजह तो आए नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम भक्ति करने के लिए आए हैं, हो सकता है हम राज करने के लिए आए हों, या हो सकता है कुछ और करने के लिए आए हों। बिल्कुल सर। तो ये मेरे सवाल हैं, और ये सवाल इसलिए इस तरीके से हैं कि शायद इसका सही जवाब मिल पाए आपसे। यस, देखिए आपने आपका जो भी, जब आप कोई भी बच्चा पैदा होता है, मैं इसको स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट सबसे जोड़कर ही आपको बताऊंगी जिससे इसका सही चीज़ निकल कर आए। जब एक बच्चा पैदा होता है तभी उसकी कुंडली बन जाती है। हाँ, ठीक है, उसके चार्ट में हर एक प्लैनेटरी पोजीशन बता दी जाती है, और पंडित जी पूरा पूरा पढ़ के ये भी बता देते हैं बच्चा राज करेगा या दुख भोगेगा। बिल्कुल। ठीक है, यानी ये वो एग्ज़ाम का रिपोर्ट है जिसको आपने प्रारब्ध से लेकर अब तक हुए जन्म में जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उसका रिजल्ट आया है। क्या बात कहा आपने, बड़ी अच्छी लाइन कही कि ये हमारा वो प्रारब्ध का बना हुआ चार्ट है जिसका रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है। अब एक बच्चा जो 10th में एग्ज़ाम दे रहा था, उस एग्ज़ाम में उसको 70-80% आए हैं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी 100% या 90+ आए, लेकिन वो नहीं ला पाया। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 12th में उसके पास चांसेस नहीं है, या उसके पास ये भी विकल्प नहीं है कि वो मेहनत करके अपने लिए 12th को बेहतर कर सकता है। विकल्प है ना। कई बार बच्चे फेल होने के बाद टॉप भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, जिंदगी वैसी है सर। ओके। प्रारब्ध से जो काम आपने किया इस बर्थ में, हो सकता है आपका जो चार्ट है वो बहुत बुरा हो, ठीक है, लेकिन इसी बर्थ में उस चार्ट को आप बेहतर भी कर सकते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी वो स्पिरिचुअलिटी कराती है। ओके, तो उसके लिए भी सही रास्ता मिलना जरूरी होता है, किसी सही गुरु का गाइडेंस मिलना जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि आजकल गुरु किसी को भी बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल बहुत सारे गुरु हैं। कौन सच में वो रास्ता लेके चल रहा है और कौन अपने मतलब बहुत अच्छी चीज़ें अपनी बातचीत करने पे अपने उस रास्ते को बना के चल रहा है, ये पता नहीं चलता। अगर मैं सही कहूँ, मतलब अगर इसको सीधे और सपाट कहूँ, तो कौन सच में ज्ञानी है और सिर्फ कौन पढ़ा हुआ ज्ञान लेकर के चल रहा है, इसमें फ़र्क समझ में नहीं आता। तो फिर आदमी को गुरु चुनने में बड़ी मुश्किल होती है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको ऐड ऑन करूँगी। हाँ। आपका सबसे बड़ा गुरु आप खुद है पहले। ओके। ठीक है। मैं हायर सेल्फ को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। अच्छा। हायर सेल्फ मतलब आपकी अपनी सोल। ठीक है, सबसे पहला गुरु आप अपनी सोल को मान लें। ठीक है। ठीक है, और मानना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के कई पड़ाव में जब आपने गलत किया होगा तो अंदर से एक आवाज़ आई होगी, स्टॉप इट। ठीक, लेकिन आपने उसको सुना नहीं होगा, आपने उसको कहीं ना कहीं हटा दिया होगा या उसको अवॉइड किया होगा, और आप अपने उस गलत काम की तरफ बढ़ गए होंगे। ठीक है, इसीलिए आपने उसका रिजल्ट गलत चुना। ठीक, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको सही गुरु कौन है या सही जिंदगी में आएगा क्या नहीं, तो ये भी एक तरह का डाउट है, और डाउट भी एक तरह का ब्लॉकेज है इमोशनल। अच्छा। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में उठिए। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ को आप एक बार अपनी आत्मा को सोचिए। ठीक है, एक शरीर गलत होता है, शरीर में दिमाग है, शरीर में दिल है, शरीर में ऊर्जाएं हैं, वो गलत होती हैं, आत्मा कभी गलत नहीं होती। क्या बात है। ठीक है, आत्मा दयालु होती है। ठीक, आपका शरीर और आपका दिल, मैंने कहा, आपने पूछा था दिल आपको डराता है कि दिमाग, तो दिमाग डराता है। दिमाग कहता है कि उससे माफी मत मांगो, उसने तो ऐसा किया था। दिमाग कहता है कि उससे बदला लो क्योंकि उसने ऐसा किया था। सारा कैलकुलेशन दिमाग ही करता है। हाँ, ठीक, लेकिन सोल से जब आप माफी मांगते हैं ना, तो वो माफ कर देती है। ठीक, तो आप कुछ मत कीजिए, सुबह मॉर्निंग उठिए, अपने राइट हैंड को, राइट हैंड क्या होता है, राइट हैंड एक ऐसा, मतलब स्पिरिचुअलिटी में माना जाता है कि राइट हैंड गिवर है। ओके। ठीक है, और लेफ्ट हैंड रिसीवर है। ठीक, तो राइट हैंड को अपने हार्ट चक्र पर रखिए, इट्स गिवर। ओके। और ये एजुकेशन का हाथ है, इससे आप लिखते भी हैं, इसको आप हार्ट चक्र पे रखिए और सिंपली अपने नाम को 3 बार बोलिए एंड बोलिए प्लीज गाइड मी। अच्छा, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। ठीक है, मॉर्निंग जब आप उठिए तभी आपको ये काम करना है कि जस्ट से टू योर सेल्फ प्लीज गाइड मी। ठीक, आपको XYZ जिसके लिए भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, मान लीजिए कि आपको गुरु चुनने में ही दिक्कत हो रही हो, आपको मान लीजिए आपको यही जानना हो कि सताक्षी जी को के साथ NLP करना है नहीं करना है, अपने हार्ट पे 3 बार नाम अगले 3 दिन तक लगातार एक बात पूछिए, इट्स राइट और रॉन्ग, ये मेरा डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, मुझे सताक्षी जैसे NLP करनी है, ये राइट है या रॉन्ग है। मतलब ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रही हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर अंदर से
आपको आपकी सोल इस तरफ गाइड कर रही होगी और आप अपना ब्लॉकेज लगा रहे होंगे, तो आपको साइन ज़रूर मिलेंगे, या आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग थॉट आ जाएगा, और जिसको आप विल पावर कहते हैं, और मैं कहती हूँ कि इनर एक मोटिवेशन आपको आ जाएगी कि आपको ये चीज़ करनी है। अच्छा, एक बात है, ये 3-2 आप बार बार बोली 3 दिन, इसका कोई कनेक्शन होता है क्या? एक बार मैं ओशो को सुन रहा था, उनकी क्लिप्स बहुत सी है, उनकी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो उसको रखती हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जहाँ रहते हैं, हमारे पास ब्रह्मांड की बहुत सी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जहाँ हम इस कमरे में बैठे हैं वो यहाँ भी हैं, और हर वक्त हर जगह रहती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 3 दिन तक आप किसी बंद कमरे में बैठो, मेडिटेशन करो, और उनसे बोलो कि जो सारी अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास विराजमान हैं वो अपने होने का एहसास कराएं। उन्होंने कहा ये 3 दिन तक आप करो, 3 दिन मेडिटेशन में बैठो, आप देखोगे चौथी दिन कोई सामान अपनी जगह से हटते हुए नजर आएगा, कोई गिर जाएगा, या वो जो शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ वहाँ बैठी हुई वो आपको एहसास करा देंगी। तो ये 3 दिन ही क्यों? देखिए, हर एक नंबर की एनर्जी होती है। 3 नंबर गुरु तत्व है। हाँ, ये तो है। ठीक है, तो 3 दिन का जो समय होता है 24, 48 और 52। ठीक है, 5, 2, 7 नंबर होता है। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का होता है। क्या कनेक्शन बिठाया आपने। ठीक है, तो आप गुरु के साथ स्पिरिचुअलिटी के सवाल पूछोगे, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बात सही है। अच्छा, 2-3 नंबर गुरु का, और 7 नंबर किसका मानते हैं हम लोग? केतु का होता है, जो अध्यात्म को दर्शाता है। और केतु ही वो नंबर है जो रहस्यमयी शक्तियों से को, जुड़ा गुप्त शक्तियों से, या जो तंत्र मंत्र की विधा होती हैं उसको जो साधता है साधक, उसका नंबर 7 ही होता है जहाँ तक मुझे पता है, या कुंडली में घर उसका जो होता है वो केतु का होता है। मैं इसको ऐसे नहीं कहूँगी सर्वे सर कि किसी का 7 नंबर है तो वो स्पिरिचुअलिटी में होगा ही होगा। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा जरूरी ये नहीं उसकी कर्म विधा बताएगी कि वो होगा या नहीं होगा। मतलब वो भी एक साइंस है जिसमें जाना पड़ेगा आपको पूरा। हाँ, ठीक है, ये इतना छोटा नहीं है कि इसको एक क्वेश्चन में ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन हाँ, केतु प्रधान व्यक्ति अगर है, या केतु उसके चार्ट में स्ट्रांग है, ठीक है, और उसके गवर्न करता है उसकी कुंडली को, तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर जाता है। अच्छा, आप एक बात बताओ कि एनएलपी के साथ आप कुछ इस तरह की चीज़ों को भी जानते हैं क्या, जैसे निम्रो हुआ या कोई ऐसी चीज़? क्योंकि कई बार जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, आपके जो सवाल होते हैं वो साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअल के साथ कुछ उसके भी लॉजिक होते हैं। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपने गुरु की बात की, केतु की बात की, तो जब मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ बात करता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, मुझे लगता है यार यही बात तो वो भी कह रहे थे, यही बात आप भी कह रही हैं। तो क्या आप इसमें से भी कुछ और लेकर के चलते हैं क्या एनएलपी के साथ? देखिए, ये मेरा, हाँ, मैंने ऑब्वियसली इसको पढ़ा है। अच्छा। ठीक है, मतलब थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा मैं ये कह सकती हूँ कि अंतः ज्ञान जैसी कुछ चीज़ होती है, शायद वो कभी कभी आती है, टचवुड। ठीक है, मैं जब 8th 9th क्लास में थी, इसका रहस्य मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो मैं जब 8th 9th क्लास की थी, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मेरे बाबा जी थे, तो वो कुंडली मतलब बनाते थे, वो कुंडली बनाते थे। लेकिन ये उनका कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं था, वो किसी के लिए नहीं बनाते थे। लेकिन मेरे घर में जितने लोग भी हम भाई बहन हैं, या हमारे बाद उनके रहने पर जो बच्चे आए हैं, उन सब की कुंडली उन्होंने ही बनाई है, और वो अच्छा। एकदम करेक्ट है। मतलब मैंने सही पकड़ा है कि आपके साथ ऐसा कोई कनेक्शन है? थोड़ा बहुत मैं भी अब एस्ट्रोलॉजी लग रहा है जानने लगा हूँ। तो वो बनाते थे, तो ये कह लीजिए एक एंसेस्टर ब्लेसिंग कह सकते हैं। दूसरा ये था क्योंकि वो शौकीन थे पढ़ने के, और एक अच्छे नॉलेजेबल एक तरह से लाइब्रेरी उन्होंने अपने रूम में बना रखी थी। अच्छा, ठीक है, नेशनल पीजी कॉलेज से कनेक्टेड थे, उसके सदस्य थे, तो बहुत सारी बुक्स उनको वहाँ से भी मिलती थी, बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती थी। वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी कनेक्टेड थे, तो बुक्स का कलेक्शन उनको रखने का शौक़ था। मैं एक ऐसी इंसान थी, जब भी गर्मियों की छुट्टी होती थी, सब बच्चे इकट्ठा होते थे, तो सब खेलते थे, और मैं सबकी नज़रों से छुप छुपा के उनकी उस लाइब्रेरी में जाती थी। अच्छा। और मैं उनसे कभी भी निकाल के चंपक नहीं पढ़ती थी। उनकी लाइब्रेरी में चंपक भी होती थी बच्चों के लिए, मैं वो नहीं पढ़ती थी। अच्छा, ठीक है, मतलब ये मेरे 7th 8th की बात मैं बता रही हूँ। मैं उनकी वो किताबें निकालती थी जो गूढ़ रहस्य की होती जो थी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होती थी, या वैदिक रहस्य से होती थी। श्री माली की बुक मैंने बहुत पढ़ी है। ठीक है, मैंने हर ग्रह को वहीं से पढ़ा है। एक बात बताओ आप मुझे, जैसे उस घर में पैदा होना, बच्चे बहुत से थे, लेकिन आप बाबा के बहुत करीब थी,
और आपने उस साइंस को पकड़ा जो थोड़ी मिस्टीरियस है, एनएलपी को पकड़ा, बाकी चीज़ों को भी में भी आप कहीं, तो क्या ये पहले से तय होता है क्या कि कुछ एनर्जी या कुछ सोल जो इस धरती पे जन्म लेती हैं उनका कनेक्शन कुछ पहले से ऐसा होता है, इसलिए वो ऐसे घरों में जाती हैं, ऐसे डायरेक्शन में जाती हैं और फिर बाहर निकल के आ जाती हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं हीलर आज हूँ, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद पता चला मुझे कि बचपन में भी बहुत सारी चीज़ें मुझे डिकोड होती थी, पर मुझे उसको मतलब डिकोड इन द सेंस होती थी, पर मैं उसको ना कभी डिकोड नहीं कर पाती थी क्योंकि वो शायद टाइमिंग नहीं थी। जैसे एक बहुत ही अजीब चीज़ होती थी, इससे मैं परेशान होती थी पहले, कि मुझे ड्रीम्स आते थे। अच्छा। ठीक है, मैंने ये बात कभी पब्लिकली नहीं बोली है, इवन अपने क्लाइंट, अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके सामने भी ये बातें नहीं रखती। अच्छा, स्टूडेंट पढ़ाती भी हैं आप? नहीं, मैं वैदिक नहीं पढ़ाती, एनएलपी या कुछ, मैं एनएलपी टैरो की बात पढ़ाती कर रहा थी हूँ कि ना। आप पढ़ाती भी हैं, मतलब क्लाइंट तो हैं आपके पास, लेकिन आप इसको एजुकेट भी करती हैं लोगों हाँ, को? मैं एनएलपी सिखाती हूँ सर। अच्छा, ये नहीं मालूम था मुझे। मैं टैरो सिखाती हूँ अच्छा। जी। हाँ ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, तो जब मैं छोटी थी ना, तो बहुत छोटे से, ऑलमोस्ट जब मैं 4th 5th 6th क्लास में रही होंगी, तो मैं जैसे एक स्पेसिफिक तरीके का सपना अक्सर देखती थी। अच्छा। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद वो सपना बंद हो गया। अच्छा। ठीक है, और ये गॉड से रिलेटेड था, मैं उसको बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है। एंड दूसरा ये था कि एक चीज़ ये होती थी कि जो भी चीज़ होने वाली होती थी अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में, कई बार वो मेरे ड्रीम में एज इट इज़ आती थी। तो उस समय मैं अपने आप को ये सोचकर, मेरे ऊपर मुझे गुस्सा आता था कि ये मेरा अंदर का इमेजिनरी इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं जो ड्रीम देखती हूँ मैं उसी को बार बार सोचती हूँ और फिर वही हो जाता है। मैं ऐसा सोचती थी। ठीक है, तो बाद में मुझे पता चला कि जब जो स्पिरिचुअलिटी है या इस जर्नी में अगर आपको आना है, तो ऐसा नहीं है कि आप सडन किसी टाइम पे उठे और आप इस जर्नी में आ गए। वो बचपन से आप होते हो, बस फ़र्क इतना है कि आप किसी एक समय पर, एक निश्चित समय पर आता है तो ईश्वर आपको उस दिशा में भेज देता है। एक चीज़ जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैं अलग अलग लोगों के साथ बैठता हूँ, अलग अलग गुरुओं के साथ बैठता हूँ, मैं नहीं जानता और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप इसका कोई जवाब दें। कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं ना जो आपको बचपन से तैयार करते हैं, यस। लेकिन उनके साथ एक मुश्किल होती है। जब आपको इस लेवल पे लेके जाते हैं ना, तो फिर आगे आपको बैराग की तरफ लेके चले जाते हैं, वो आपको अकेला कर देते हैं। वो आप भले ही पारिवारिक जीवन में रहेंगी, पारिवारिक जीवन में रह के अकेली हो सकती हैं, या हो सकता है आपके गृहस्थ जीवन से ही विरक्ति हो जाए और वो आपको लेके एक्सट्रीम पे जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको कुछ इस तरह की शक्तियाँ मिल जाएँ, इसी में कोई शक्ति मिल जाए। मेरे एक बहुत ही जानकार गुरु जी हैं, मैं उनको इस चैनल पे ला भी चुका हूँ, बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, और उनकी जो चीज़ें हैं बहुत एक्सट्रीम लेवल की हैं। जब मैं कभी उनसे कुंडलियों पे डिस्कस करता हूँ और जब बताते हैं ये घर ये करता है, ये घर ये करता है, और जब मैं किसी के साथ बैठता हूँ, जब देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझको लगता है कि सच में ऐसा है। मेरे 1-2 ऐसे जानने वाले हैं जिनकी शादी ही नहीं हुई। तो मैं ये जानना चाहा कि क्या सच में ऐसा होता है कि पहले से लिखा होता है कि शादी नहीं होती है? बिना बताए मैं उनसे जब पूछा और उन्होंने जब एक्सप्लेन किया तो मुझे पता चला कि ये सब तो पहले से ही तय है। हम लोग तो बस इस चीज़ में भ्रम में फंसे होते हैं। करेक्ट है सर। देखिए, ये सोल यहाँ पर शादी करने नहीं आती है, पहली चीज़ है। ठीक है, मतलब सोल आपकी इस बर्थ में आई है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। हाँ। जी, शादी करने नहीं आती है। आपका कर्म बंधन हाँ। अगर किसी सोल के साथ नहीं है, हाँ। ठीक है, तो ऐसा होगा कि आप किसी के साथ उस विवाह बंधन में नहीं बंधेंगे। बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल सही बात है ये। इतना ही नहीं, मैंने तो ये तक सुना है कि अगर आपका किसी के पे कर्ज नहीं है तो ऐसे लोगों को बच्चे भी नहीं होते हैं। अगर आपका जीवन में किसी से कर्ज नहीं है तो शायद आप शादी कर भी लो तो आप अकेले चलोगे। राइट। तो खैर ये तो एक बहुत दूसरा विषय है, हम एनएलपी से दूसरी तरफ चले जाएंगे। चले गए, राइट। हाँ, अच्छा, होता क्या ना कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बड़े करीब होते हैं, जिस पे बातचीत होती है, और कोई ऐसा मिल जाए कि जैसे आप जिस गहराई से बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि यार अच्छा ये सवाल भी पूछ ही लेते हैं, हो सकता है कुछ निकल के आ जाए कुछ निकल के आ जाए। तो जब हम जैसे सवाल करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको लगता है जो अंदर है वो लेते हैं कि अगले से क्या मिल जाए। मैं कुछ वाक्य आपसे पूछता हूँ, आप उसके बारे में बताइएगा। उसको मैं लिख करके रखा हूँ कि एक एक शब्द है और क्या आपके दिमाग में आ रहा है बताइएगा। हाँ। और ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द उन लोगों के हैं जो दुनिया में जीते हैं। अक्सर ये लोग ये बात खुद से बोलते हैं। और इसका क्या परिणाम होता है वो भी बताइएगा। जैसे एक शब्द है कि शब्द नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है, सेंटेंस है, वाक्य है ये, कि मैं खुद को कभी अच्छा नहीं समझता। बहुत से लोग ऐसे जो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। तो ऐसा क्या माइंडसेट होता है, क्या होता है, कौन लोग होते हैं, क्या इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि आपको दुनिया भी अच्छे तरीके से कभी भी डील नहीं करेगी।
अच्छा। कभी भी आपको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं देगी, क्योंकि आपका परसेप्शन आपके माइंड में अपने लिए अच्छा नहीं है। जहाँ लैक ऑफ सेल्फ लव है, वहाँ लैक ऑफ सोशल लव भी होगा। बात तो पता की है। जी। ठीक है, दूसरा ये है कि पैसा कमाने की बहुत चाह है पर एक्शन नहीं होता है। क्योंकि आपने जो पैसा कमाने के बिलीफ सिस्टम अपने ब्रेन के अंदर डाले हुए हैं, पैसा अमीरों के पास होता है, पैसा सबने डाल रखा है, बताइए आप। ठीक है, पैसा तो अंबानी के पास ही आएगा। ठीक है, मतलब पैसे तो बहुत पेड़ पे नहीं उगते। फादर ही कह के बड़ा करते हैं आपको, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे पेड़ पे उगते हैं। ठीक है, आप उगाना चाहोगे तो उगेंगे। मतलब अपने उस बिलीफ सिस्टम को खत्म करो जो आपको रोक रहा है। मतलब जो चाहिए उसको गाली मत दो। हाँ, तो पहले उन बिलीफ सिस्टम को आपको तोड़ना होता है। मैं पैसे की बात आई है, सबकी चाहत होती है कि हम पैसा कमाएं। तो एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, बहुत चैलेंज अगर फाइनेंशियली आ रहे हैं तो ठीक है, तो आप सिंपली एक चीज़ कर सकते हैं कि आप, मैंने कहा ना ये गिवर है और ये रिसीवर है। हाँ। ठीक है, आप दोनों हाथों को ऐसे खोल लें, लेकिन कब खोलें? जो संध्या वेला होती है ना, हाँ। जब गोधिल वेला होती है, जब सूर्य डूब रहा होता है, उस समय आप बैठिए, उस टाइम पे बैठिए और आप दोनों हाथों को पूरा ओपनली करिए। ये चक्रास हैं इनमें हाथों में, ओपन कर दीजिए एंड जस्ट से दैट फर्स्टली कि इस समय की जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर पैसे को लेकर जो थॉट है, आई जस्ट वॉन्ट टू रिलीज एंड आई एम ओपन टू रिलीज। ओके। ठीक है, मैं खुद को, कई बार लोग ना रिलीज करना चाहते हैं पर खुद की आत्मा को ओपन नहीं करते रिलीज करने के लिए। ठीक, जब आपने ये कर लिया तो आपको देखना है कि जो सूरज है ना, जो जा रहा है, जो तेज में है और आते आते ढल रहा है। ठीक, तो आपको ये थोड़ा करने में या सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर आप करके देखेगा, आपको इससे रिजल्ट आएगा। तो जस्ट थिंक दैट कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है या सूर्य है, वो आपके इन हाथों से अंदर जा रहा है, रिसीव कर रही है उसको। और आपके ब्रेन से लेके आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो एक इमेज डालिए कि पैसे को लेकर के ना बहुत सारी चेन्स आपकी बॉडी के अंदर है। अच्छा। ठीक है, मतलब वो चेन है जिसकी वजह से आपके अंदर वो पैसे वाली ऊर्जा बह नहीं पा रही। हाँ, वो रुकी हुई जगह जगह। हाँ, जैसे वो जुड़ी हुई चेन टाइप की नहीं होती, वो सोचिए। और फिर आप देखिए कि वो जो सूर्य है उसका तेज इतना है कि वो सारी जंजीरों को जला दे रहा है। ठीक है। ठीक है, और जलाते हुए वो क्या कर रहा है, सारी ऊर्जा जो जली है उसकी जो गंदगी है ना, उसको अपने साथ बहाकर यहाँ से निकाल कर और फिर डूब गया है। ओके। ठीक है, हाँ। आप ये देखिए कि वो अपने साथ लेकर उसको अस्त हो गया, वो नष्ट हो गया है। सच में लोगों को सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इसको मैं इसलिए मान सकता हूँ कि एक थेरेपी वो लोग करवाते हैं जो होलिस्टिक कोच होते हैं। वो बॉटल में पानी लेते हैं और कहते हैं कि जितना भी आपकी निगेटिविटी है आप उसको कोसिए, उसमें डाल दीजिए, और उसके बाद फिर वो उसके साथ कुछ और प्रयोग करवाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपनी सारी चीज़ों को लिख दीजिए, अंदर से निकाल कर लिख दीजिए और आग में जला दीजिए। तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नया होगा जो शायद इसमें नहीं गए होंगे। एक चीज़ तो सत्य है ना कि ये सारे प्रयोग हम दिमाग पे कर रहे हैं, चल रहा है। जितनी बातें हम लोग कर रहे हैं सब अपने इस दिमाग के लिए कर रहे हैं, इसको कमांड देने के लिए, वो चाहे जिस तरीके से मिल जाए। मैं यहाँ पे एक चीज़ और सर्विस जी ऐड करना चाहूँगी, ये सिर्फ होलिस्टिक ही नहीं है। हाँ। ये आपके ब्रेन को इनडायरेक्टली कमांड भी कर रहा है कि तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो पैसे को लेकर थॉट्स है या इमोशंस है, वो भी आप रिलीज कर रहे हो। हाँ, और एक बार जब वैसे भी कहते हैं कि अगर हम कोई बोझ लेकर के चल रहे हैं, उसको हमने छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो हम हल्के तो वैसे भी हो जाएंगे। राइट। सवाल ये है कि सब कुछ होते हुए, मैं बहुत से बड़े लोगों से मिलता हूँ जिनके पास ना रुपए की कमी, ना पैसे की कमी, ना रिश्तों की कमी, सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सताता है, एक खालीपन लगता है। देखिए, वो खालीपन आज नहीं आया है, वो खालीपन भी पहले ही आया है। अच्छा। वो धीरे धीरे बोया गया। हाँ। अब वो उगना शुरू किया है। ओके। ठीक है, कब बोना शुरू हुआ? बचपन से बोना शुरू हो चुका है। अच्छा। ठीक है, वो अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसमें जाना पड़ेगा डेप्थ में। हाँ, इसको डेप्थ में जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा, और अपने टीनेज बच्चे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी। और जब आप उसे मैरिज कर रहे हैं तो उनके पार्टनरशिप में अगर बचपन अच्छा है, टीनेज अच्छा है, तो रिलेशनशिप अपने आप अच्छा होगा। तो जब वो अच्छा है तो डेफिनेटली आप एक अकेलेपन में नहीं होंगे। और मैं आपको बता दूं, किसी का साथ होना आपके अकेलेपन को दूर नहीं करता। बात तो सही है। अगर आप अपने अंदर से अगर आपके अंदर आप अपने साथ हो तो आप अकेले होकर भी पूरे ब्रह्मांड के साथ हो। सहमत हूँ। ठीक है,
बिल्कुल समझ। मतलब मैंने इस चीज़ को फील किया है सर कि जब पूरी दुनिया साथ थी तब वो जो अकेलापन होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। हाँ, ठीक है, और जब आप अकेले हो करके, जब आप एक फिजिकल बॉडी में अकेले हो लेकिन आप अंदर से भरे हुए हो, तो ऐसा फील होता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरा परिवार है और मेरे साथ बहुत लोग हैं। और एग्जैक्टली ये होता भी है कि तब आपके पास जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए या आपको किसी का सपोर्ट चाहिए, तो इसी ब्रह्मांड से, इसी दुनिया से उठकर कुछ लोग अनकंडीशनल आते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं, मैंने भी पढ़ा था कि वो आदमी जो सबसे अकेला होता है और खड़ा होता है मजबूती से, वो सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि फिर उसको फर्क नहीं पड़ता ना, कोई साथ में है तो महफिल है तो भी फर्क नहीं पड़ता, अकेला है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि वो क्यों है। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी वो किसी के काम तो नहीं आते, लेकिन उनका एक डायलॉग होता है हमेशा कि लोग मेरा फ़ायदा बहुत उठाते हैं। ये किस तरह की मानसिकता होती है, और वो परेशान भी बहुत रहते हैं। एक्चुअली लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, हाँ। वो खुद अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, आप अपने साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके बाहर दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है। हाँ, ये तो सही। अच्छा, बाहर जो उसका रिफ्लेक्शन तो अंदर से ही है ना। मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ, मान लो मैं किसी बात पे आपका ईगो हर्ट कर दूँ, आप यहाँ से क्या लेकर के जाएंगी? जो मैंने आपको दिया है वही तो प्रतिक्रिया आप मुझको देंगी, वापस मिलेगी। सच में वो आपका अपना नहीं होगा, बल्कि जो मैंने एक्शन किया उसी का रिएक्शन आएगा। जी। अच्छा, बहुत से मेरे सवाल है ना जो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूछूं थोड़े से आगे जा करके, हाँ, लेकिन एक टाइम पीरियड है, तो मुझे लगता है जो दर्शक है वो कहता है कि यार 1 घंटा से ज़्यादा जब बनाते हो ना तो बड़ी परेशानी होती है देखने में। वो लोग आगे कमेंट करते हैं कि मुझे 1.5 दिन लग गया, 2 दिन लग गया, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और वो सवाल मेरे लिखे हुए हैं, मैंने उसको लिखा हुआ है। जैसे कि अगर किसी को ज़िंदगी में डायरेक्शन नहीं मिल रहा हो तो NLP में सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? अपनी पुरानी चीज़ों को डिलीट कीजिए, अंदर की आवाज़ ही आपको सही दिशा की तरफ लेके चली जाएगी। पते की बात। किसी का रिश्ता अगर बार बार फेल हो तो वो गलती कहाँ होती है, लव प्रोग्रामिंग में या सेल्फ वर्थ कोड में? सेल्फ वर्थ कोड में। ये क्या होता है, जरा बताएंगे? सेल्फ वर्थ कोड मतलब आपके अंदर आपको अपने आप को लेकर के कुछ बिलीफ सिस्टम्स हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो सही नहीं है, सही डायरेक्शन में नहीं है। इस वजह से आप अपने आप को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। देखिए, जब अंदर सब कुछ खराब है तो लव वर्थ आएगा ही नहीं। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि अगर आप एक NLP ट्रेनर नहीं होती तो क्या होती? मोटिवेशनल स्पीकर या ओवर थिंकिंग क्वीन? ओवर थिंकिंग क्वीन होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं डिप्रेशन से सर निकल के आई हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ मैंने देखा है, तमाम गेस्ट्स के साथ बैठता हूँ, जिसने कुछ अचीव किया ज़िंदगी में ना, वो सबसे पहले नेपथ्य में गया है, उसके साथ जब सबसे बुरा हुआ है तभी वो सबसे अच्छी कंडीशन निकल के आया है। क्योंकि हर किसी को, हर एक सोल को, हर एक जगह को तोड़ना आता है। किसी को बंधना नहीं पसंद है। ठीक है। और जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा तो आप अपना विकल्प खुद तलाश लोगे। ये बात तो सही है। ठीक है। कहते हैं ना, अगर आपके सामने थाली परोस कर दे दी जाए तो आप उसमें 50 तरह के मीन मेक निकालते हो कि ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है। लेकिन आप अभी इसी सड़क पे चले जाओ, कोई 4 साल का बच्चा, कोई 5 साल का बच्चा किसी थैली में पड़ा हुआ बेकार का कूड़ा भी जो खाना फेंका हुआ था उसमें से निकाल कर उस रोटी को खाता है और कोई शिकायत नहीं करता है। ठीक है। परिस्थितियाँ तय करती हैं कि आप अपनी दिशा को किधर ले जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आज के डेट में ये सारे सवाल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन ये वो पॉइंट हैं जो सबके साथ जुड़े हुए हैं कि वो कौन सी मानसिक बीमारी है जिसके साथ आज लोग जी रहे हैं लेकिन उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं? आई एम द बेस्ट। अच्छा, ये बीमारी है? ये बीमारी है सर। ये नुकसान करती ये है? वो बीमारी है जो आपको ग्रोथ करने नहीं देती। हाँ, जहां आपने ये सोच लिया कि मैं परिपूर्ण हूँ, हाँ, ठीक है, मैं ही बेस्ट हूँ हाँ, और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, आधे से ज़्यादा लोगों को, मैं जब मेरे सेशन में लोगों को बातचीत करती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि इनके अंदर आई एम द बेस्ट का अभी पैटर्न चल रहा है। ठीक है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जो चैलेंज है वो एग्जैक्टली है, ठीक है, तब तक आप उस चैलेंज को ठीक नहीं कर पाओगे। बात तो सही है कि बहुत से लोग नहीं मानते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। एक कोई ऐसा सेंटेंस मुझे बताइए ना, कोई ऐसा एक विचार जो हर आदमी के पास है और वो उसका नुकसान कर रहा है लेकिन फिर भी वो उस विचार को छोड़ नहीं पा रहा है। ओके।
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि क्या थॉट प्रोसेस है एग्जैक्टली लोगों को जो नुकसान पहुंचा रहा है। उनको लग रहा है कि मैं ऐसा मानती हूँ, मैं ज्ञान को बहुत महत्ता देती हूँ, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ आपका एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्ञान है और आप कुटिया में बैठ जाए तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्शन इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि किस्मत पे जो लिखा है वो तो आ ही जाएगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है और ये हर इंसान यूज़ करता है। हाँ, अच्छा क्या होता है ना, इंसान अपने फेलियर को छिपाने के लिए बड़े मतलब आराम से इसको करता। अरे मेरी तो किस्मत में ही नहीं था, मैंने तो बहुत मेहनत की, सामने वाले ने मेहनत की, उसने पा लिया, वही मेहनत मैंने की और मैं नहीं पाया। तो ये सही कह रही हैं कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही इसके लिए है। मुझे क्या लगा ना आपसे बात करके कि पूरी ज़िंदगी को हम अपने स्ट्रक्चर में फिट कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है और किसी न किसी एक ऐसे मेंटर की भी ज़रूरत है जो हमें समय समय पे सिखा पाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट वो 2-3 चीज़ जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आपको देख रहे होंगे, तो आप क्या कहेंगे उनसे? मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत बड़े सपने हैं आपके, नहीं भी हैं, तो भी उस ईश्वर ने आपको दुखी करने के लिए इस दुनिया पर नहीं भेजा है, ठीक है। किसी के माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चे के चेहरे पर 1% की भी उदासी रहे। तो जो हमारा सबसे बड़े जो पापा मम्मी हैं, यानी हमारे जो गॉड है, हमारी यूनिवर्स है, वो नहीं चाहेगी कि हमारे चेहरे पर मुस्कान ना हो। अगर हमारे चेहरे पे मुस्कान नहीं है तो इसका मतलब हमारे अंदर ही वो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी का हर एक लम्हा सबसे बेस्टेस्ट नहीं जी पा रहे हैं। बात तो सही है। एक जो मैंने आपसे कहा ना कि फ्री विल की अधिकार सिर्फ एक मानव को मिला, एक मनुष्य शरीर को मिला है, लेकिन इस फ्री विल का यूज़ हर इंसान गलत दिशा में कर रहा है, ठीक है। अगर उसकी दिशा सही हो जाए, ठीक, फ्री विल यहाँ यूज़ हो रहा है कि मैं 21 साल का हो गया हूँ, मैं जहाँ जो कुछ करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक। लेकिन जहाँ अगर आप किसी से कहिए कि मैंने कोई गोल बनाया लेकिन मेरे पापा नहीं करने देते, मेरे मम्मी नहीं करने देती, मेरी ये नहीं करने देती, वहाँ पे उनकी फ्री विल काम नहीं करती है। तो फ्री विल को सही दिशा में काम कीजिए। ये आपकी ज़िंदगी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी ज़िंदगी के हर एक दुख के स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है, आपके कर्मा जिम्मेदार है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी योरसेल्फ, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और इस ज़िंदगी को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। कोई तीसरा नहीं आएगा, ठीक है, कोई चौथा नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सरेंडर होंगे तो जिस भी ईश्वर पर, जिस भी भगवान पर आपको विश्वास है, वो आपके पीछे खड़ा होगा। अर्जुन ने अगर रथ बढ़ाकर उस कुरुक्षेत्र में अपने युद्ध को जीता है तो इसलिए नहीं जीता कि कृष्ण ने खुद अपने हाथों से चक्र चलाए थे, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि कृष्ण उनके पीछे खड़े थे। बात तो सही है। जिस सेना को कृष्ण ने खुद ट्रेंड किया था वो उनके सामने खड़ी थी, ठीक है। और उस सेना को हरा करके उस व्यक्ति ने विजय हासिल की, यानी अर्जुन ने विजय हासिल की, पांडवों ने विजय हासिल की। सिर्फ किस लिए? क्योंकि कृष्ण खड़े थे। एक सकारात्मक ऊर्जा खड़ी थी, ठीक है। तो आपको भी एक सकारात्मक मेंटोर कह लीजिए, अपनी सोल कह लीजिए, एक गुरु कह लीजिए, उसके साथ खड़े होकर अपनी ज़िंदगी को लीड करने की आवश्यकता है बस। तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जो आप लोग की क्लियर हुई होगी, और कुछ इस बार ऐसे सवाल रखे गए थे ना कि जिससे आप खुद को भी जांच पाओ। जानबूझ के इस तरह के सवाल और रैपिड फायर रखे गए थे क्योंकि ये सवाल तो आप लोगों के दिमाग में भी आते होंगे। दूसरी चीज़ मेरे दोस्त, मेरे वो सारे दर्शक जिनसे मैं कहना चाहूँगा कि एक आध्यात्मिक ताकत है ना जो सबसे बड़ी है, जिसने हर एनर्जी को इस दुनिया में भेजा है, वही पावर दे करके। कुछ लोग उससे कनेक्ट होते हैं, कुछ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वो भटक जाते हैं, जो कनेक्ट रहते हैं वो निकल जाते हैं। एक सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता कि जो आया है वो जाएगा। कुछ लोग पूरी पारी खेल के जाते हैं, कुछ लोग बीच में सिमट जाते हैं। और एक सच और कि हम सब चाहे कहीं भी भाग के चले जाएं, लेकिन मौत हमारे पीछे आ रही है। तो दोस्त खुद में देखिए, झांकिए, खुद को दुरुस्त करिए, और जहां लगता है आप अपनी चीज़ों को पकड़ते हैं और दुरुस्त नहीं कर पाते हैं तो किसी ऐसे मेंटर को पकड़ लीजिए जो आपकी उन चीज़ों को करेक्ट कर दे।
वरना पूरी ज़िंदगी भ्रम में निकल जाएगी और जब लास्ट में हम पलट के देखेंगे तो हमें ये एहसास होगा कि काश हम इसको दुरुस्त कर लिए होते तो आज ज़िंदगी बेहतरीन होती। पूछने को बहुत से सवाल हैं और कहने के लिए बहुत सी बातें, लेकिन ये तब होगा जब आप अगली बार ये कहेंगे कि आपके कुछ सवाल बाकी रह गए और मुझे इस गेस्ट को लेके वापस से आने की ज़रूरत है। अगर जैसा आप हर बार डिमांड करते हैं और मैं दोबारा बैठता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जो मैं ये बना रहा हूं और आप 1 घंटा सवा घंटा अपना टाइम दे रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। तो अगर आपको लगता है कि ऐसी ज़रूरत है पार्ट 2 की तो लिख भेजिए अपने सवालों को, हम उसकी बात करेंगे, हम उसको पूछेंगे अपने गेस्ट से। और तब तक आप भी इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड के लिए और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट के लिए।